हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्वेश्चन अ डे सीरीज। इसमें हमने इंडियन सोसाइटी को पिक किया था और आज वन क्वेश्चन अ डे सीरीज में फोर्थ लेक्चर है इंडियन सोसाइटी का। लास्ट के 3 लेक्चर मैं आपको एक बार क्विकली दिखा भी देता हूँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने कवर किया था, फिर हमने कवर किया सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें हमने मैरिज एंड किनशिप के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में हमने विमेन एम्पावरमेंट के इशू के अराउंड हमने देखा था कि क्या स्टैचुरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हमारे कंट्री में हुए हैं विमेन के लिए। ऑलराइट, आज का जो हमारा लेक्चर है क्वेश्चन रहेगा चाइल्ड राइट। एक आपका ये टॉपिक है चाइल्ड राइट एंड राइट टू एजुकेशन, तो इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपने 2020 में, आप यहां पे देखेंगे 2020 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने हमारा जो नेशनल एजुकेशन का तरीका है प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल के, उस तरीके में कुछ बदलाव लाया था, कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स चेंज किए थे और कुछ उसमें फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग थी जो चेंज करी है। तो उसके अराउंड जो है एक सवाल पिरोया है। डिस्कस द न्यू प्रोविजंस मेड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सीधा सवाल है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ दिस पॉलिसी, हाउ डज दिस एक्सटेंडेड द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। तो दो पार्ट में सवाल को स्प्लिट किया है, 8 नंबर का सवाल है। अप्रोच देखिए, डिस्कस है डायरेक्टिव, सिंपल होता है। डिस्कस का हिंदी में अर्थ है बातचीत कीजिए, तो आप इसके बारे में बताइए कि क्या है ये। अब इस सवाल 8 नंबर का सवाल है इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे दो पहलू इसमें पिक करेंगे। एजुकेशन की बात की है तो इंट्रोडक्शन की 1 या 1.5 लाइन में, 2 लाइन में हम ये बता देंगे कि भाई एजुकेशन का क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और एज अ कंट्री एजुकेशन क्यों दे रही है, एजुकेशन देगी सिटीजन को तो बेनिफिट क्या होगा कंट्री। दूसरी बात कि एजुकेशन तो पहले भी दी जा रही थी, ब्रिटिश काल से एजुकेशन मिल रही है, हिंदुस्तान में गुरुकुल सिस्टम भी रहा है। तो ये जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, इसने ऐसा क्या किया या ऐसी कौन सी कमियां थी प्रेजेंट एजुकेशनल एपरेटस के अंदर कि अभी भी उसमें सुधार की जरूरत है, तभी तो पॉलिसी आई है। तो इसलिए हमने इस पॉलिसी को भी देखना है कि इस पॉलिसी में क्या नया आया है या क्या फिलोसॉफिकल अप्रोच हमारी बदली है। तो ये इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके प्रोविजन के 3 या 4 पॉइंट प्रोविजन के लिखेंगे कि डिस्कस दी प्रोविजन, 3-4 की पॉइंट हम बता देंगे जो सबसे सेलिएंट एस्पेक्ट है। फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे, जो सेकंड लाइन है, हाउ डज इट एक्सटेंडेड द राइट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। RTE, राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21A के अंदर हमने एक्सटेंड किया है, उसको इसके साथ कैसे लिंकेजेस है, उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि भाई एजुकेशन की पॉलिसियां तो पहले भी बनती रही है, इट्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी एंड दिस पर्टिकुलर एजुकेशनल पॉलिसी क्या बदलाव लाएगी समाज में, तो ब्राइटर साइड के ऊपर हम इसमें कंक्लूड करते हुए लिखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जब हम बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ नेशन, तो हम बोलेंगे भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर एक मॉरल वैल्यू सिस्टम स्टैब्लिश करना है, उसके लिए भी तो एजुकेशन चाहिए। कल मैंने डिस्कस किया कि एजुकेशन के द्वारा जेंडर सेंसिटिविटाइजेशन को हम पॉपुलराइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई महिलाएं भी आपके बराबर हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं और आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वीमेन को। कैसे बताओगे? एजुकेशन के द्वारा। आप ये कैसे बताओगे कि आपने डिफरेंटली एबल, कल जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंटली एबल लोगों को जो है उनके प्रति सेंसिटिव होना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ वो लेस प्रिविलेज्ड है नेचुरली आपसे, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति। तो ये कैसे बताओगे बच्चों को? एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डालती है। एजुकेशन आपको बताती है कि विमेन के साथ कैसे बिहेव करना है, डिसेबल के साथ कैसे बिहेव करना है, ओल्ड एज के साथ बिहेव कैसे करना है, समाज के अंदर कैसे रहना है, आपने चोरी करनी है या नहीं करनी है, ये कहां से वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा। तो पहले ये वैल्यू सिस्टम धर्म किया करता था। हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते थे, तो वहां पे इस प्रकार के मॉरल लेक्चर्स दिए जाते थे ताकि आपके अंदर मोरालिटी आए, एक अच्छी वैल्यू सिस्टम स्टैब्लिश हो, जिसको हम बोलते थे कि भाई इस व्यक्ति के संस्कार बड़े अच्छे हैं। संस्कार का बेसिक मतलब है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वैल्यू सिस्टम बहुत वेल प्लेस्ड है। तो ये वेल प्लेस्ड वैल्यू सिस्टम को स्टैब्लिश करता है एजुकेशन सिस्टम। इसलिए आप देखेंगे छोटी क्लासेस में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, चाहे LKG हो UKG हो, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। ये एक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वैल्यू सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इसके लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन ना कि केवल आप में वैल्यू देती है, आपने कल को नौकरी करनी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल दे रही है। एजुकेशन आपको कारपेंटरी सिखा रही है, एजुकेशन आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रही है, एजुकेशन आपको अलग अलग फील्ड में जैसे एक्सपर्टीज है, जैसे लॉयर जो है वो एक स्किल सेट है।
है ना, डॉक्टर जो है उनके पास एक स्किल सेट है। तो ये जो स्किल सेट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, ये भी तो एजुकेशन की ही देन है। तो एजुकेशन वैल्यू सिस्टम देती है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट करती है। एजुकेशन इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों चीजें दे रही है, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही है। एजुकेशन में आपको पढ़ाया ना पॉलिटी में कि आपके कुछ एक पॉलिटिकल राइट्स हैं। एजुकेशन ने बढ़ाया ना कि कैसे सरकारी इकोनॉमिक सिस्टम में काम कर रही है, बजट होता है। तो एजुकेशन धीरे धीरे आपको डेमोक्रेटिकली अवेयर कर रही है और धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथन, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही है, डेमोक्रेसी की रूट्स को गहरा करती है। तो इसलिए वे नेशन विकसित नेशन है। अगर अमेरिका और यूरोपियन नेशन को आज हम बोलते हैं वो डेवलप नेशंस है, तो डेवलप नेशंस की खासियत क्या है कि इन नेशंस के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी वेल स्टैब्लिश्ड है। लिटरेसी का जो रेट है नियरली 100% है। तो जहां पे लिटरेसी का रेट बहुत अधिक है, वहीं पे ही स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट है, पीस है, हार्मनी है सोसाइटी के अंदर, और वहीं पर भी आप देखोगे डेवलप नेशन की कैटेगरी में वो फॉल भी करते हैं। एजुकेशन आपको एक नेशनल आइडेंटिटी देती है। देखो कितना खूबसूरत शब्द है। हम कभी सोचते नहीं कि नेशनल आइडेंटिटी क्यों जरूरी है। हमारे अंदर ये भारतीय, इंडियन होने की जो भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक नेशन के दूसरे लोगों को अपना ही माने। मीन्स हम सारे एक दूसरे के साथ, हमारा बॉन्ड क्या है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम नेशन। हमारे अंदर बस सिटीजनशिप ही तो कॉमन है। नहीं तो एक व्यक्ति गुजराती है, दूसरा मराठी है, एक बंगाली है, इनमें तो कोई कॉमन विशेषता ही नहीं है। कल्चरली अलग हैं ये लोग, फूडिंग पैटर्न इनका अलग है, भाषा इनकी अलग है, रहन सहन अलग है। इनको बांधती है नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट कौन करता है? आपकी एजुकेशन। मैं एजुकेटेड हूं तभी तो मुझे पता है कि कन्याकुमारी भी भारत का हिस्सा है। एक इलिटरेट आदमी जिसको पता ही नहीं है नेशन के बारे में, नेशन बिल्डिंग के बारे में, नेशनल अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, तो वो नेशन की आइडेंटिटी को कभी भी कैरी नहीं करेगा। तो नेशनल बिल्डिंग के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको आपके कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पता एजुकेशन के द्वारा ही चलेगा। तो इस तरह से नेशन बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगी एजुकेशन। 8 नंबर का सवाल है, ये पॉइंट मैं आपके फोल्डर मटेरियल की तरह दे रहा हूं, आपने केवल 3 या 4 ही इसमें से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, ये जरूर लिखना है। सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी का मतलब समझो। ब्रिटिश काल में, या ब्रिटिश से पहले, जैसे मैं मान लेता मेरे पिताजी कारपेंटर है और मेरे पास स्कूल तो है नहीं कारपेंटरी सीखने के लिए, तो क्योंकि मेरे पिताजी कारपेंटर हैं तो मैं भी कारपेंटरी उनसे सीख के कारपेंटर बन जाऊंगा। जिसके पिताजी लॉयर हैं वो उनसे सीख के लॉयर बन जाएगा। क्योंकि फॉर्मल वर्ड सुनो, इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्मेट ऑफ लर्निंग नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स कोई एक, जैसे आप हमारे पास आए, आपने कहा सर आप हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करवाओगे, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। स्कूल के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो वो हर चीज पढ़ रहा है, वो कारपेंटरी भी सीख रहा है, वो गोल्डस्मिथ भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो मींस फॉर्मलाइज्ड कर दिया आपने, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया चीजों को। अदरवाइज हेरिडिटरी लाइंस में एजुकेशन आगे बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम रिजिड हुआ। अगर आज कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हुआ है अर्बन एरियाज में बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैं एक ब्राह्मण कास्ट का हूं और मेरे बच्चे भी ब्राह्मण ही बनेंगे, मींस वो भी प्रीस्ट बनेंगे। अगर वो स्कूल जाके डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन जाएंगे। वो तब संभव हुआ जब स्कूल था। तो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी, एक गरीब का व्यक्ति गरीब ही नहीं रहेगा अगर वो स्कूल जाके मेहनत करेगा, अगर वो पढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक सिस्टम में आगे निकल जाएगा, इकोनॉमिक रेस में आगे निकल जाएगा। फिर सोशल मोबिलिटी भी जाएगी, उसका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा समाज के अंदर, अगर इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम आपको सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी देती है। वे लोग जो पिछड़ गए हैं उनको भी आगे आने का मौका देती है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है समाज के अंदर। लास्ट बात बोलते हैं हम, एजुकेशन इक्वेलिटी लाने तक का एक सफर है, इक्विटेबल सोसाइटी बनाती है। जैसे जो गरीब हैं वो भी अमीर किसी दिन बन सकते हैं, सोशल प्रेस्टीज हासिल करते हैं अगर वो एजुकेटेड हो। तो इसलिए ये इक्वेलिटी की तरफ समाज को लेके जाती है। तो ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलराइट। अच्छा, ये रोल तो हमें पहले भी पता था, तो आज ये पॉलिसी लाने की क्या जरूरत थी? हम जिस प्रकार से एजुकेशन दे रहे थे उसमें कुछ त्रुटियां थी, इसलिए ये पॉलिसी आई है। जैसे ये इस पॉलिसी की शब्दावली है, इसलिए एज इट इज यूज कर रहा हूं कि इंडिया को वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनानी है। अभी हमारी सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड नहीं बनना है, बात की जा सकती। आम लोगों के आर्ग्यूमेंट का अगर आप लेवल देखोगे, पॉलिटिसाइज्ड है विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, डिस्कशन है विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन है विदाउट एनी नॉलेज। तो हमारी सोसाइटी नॉलेज बेस्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैरी नहीं करती। उसी टेम्परामेंट को क्योंकि कैरी नहीं करती, तो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं लोगों के, आम तौर पे जो बातचीत की भाषा होती है, उसमें आप देखोगे नॉलेज का लेवल बहुत जीरो होता है।
तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाएंगे, इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाएंगे। बड़ी बड़ी शब्दावली है। नॉलेज सुपर पावर का मतलब है कि हर किसी के अंदर वो स्किल सेट, जैसे हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया मिशन, है ना, ये सब इसी लाइन ऑफ थॉट में जा रहा है कि अगर आप लोगों को स्किल दोगे, उससे पहले एजुकेट करना जरूरी है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी जरूरत पड़ेगी। फिर आपकी एजुकेशन, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात लिखी, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, लेकिन मेरे को तो ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं। जब मैंने आईएएस की तैयारी करी तो मुझे पता चला अरे पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि एमपी और एमएलए में फर्क नहीं पता लोगों को, और वो बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हैं, है ना, या मैनेजमेंट पढ़ी हुई है उन्होंने, लेकिन उनको बेसिक नहीं पता कि कंट्री के अंदर क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्या फार्म लॉज है, क्या सिक्योरिटी के कंसर्न है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या सोसाइटी के अंदर समस्याएं हैं। तो जो बेसिक जीवन जीने के सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज वाले, वो हमें पढ़ाए नहीं जाते जो साइंस वाले बच्चे होते हैं। तो हमारी जो अप्रोच है वो बड़ी कंपार्टमेंटलाइज थी एजुकेशन में। जिसने 11वीं 12वीं में मैथ साइंस ले लिया उसका ह्यूमैनिटी से कोई वास्ता नहीं है, जिसने कॉमर्स ले लिया उसका कोई वास्ता नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले को साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया। ऑलराइट, फिर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, मान लो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और 3 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल में मैंने ग्रेजुएशन छोड़ दी। अगर मैंने 2 साल में भी छोड़ दी, 2 साल मेहनत तो करी, लेकिन मैं आज 12वीं पास हूं, वो 2 साल का कोई महत्व नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एग्जिट रूट सिंपल नहीं है। अच्छा, किसी ने 2 साल पहले ही कर दिया तो उसको कुछ तो डिग्री दे दो भैया कि उसको कोई नौकरी मिल जाए, तो मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एग्जिट में, हॉलिस्टिक नहीं है, सारी चीजों का ध्यान नहीं रखती। वही जो कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच की बात करें, तो हॉलिस्टिक मींस रॉट लर्निंग को प्रमोट करते थे आज तक हम, आगे इसके फीचर्स में बताऊंगा अभी। तो इस तरह से नई पॉलिसी 2030 के, देखो हर चीज को कनेक्ट करना सीखो। जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हम ऑर्गेनिक लिंकेजेस करते हैं। तो एसडीजी 2030 के जो गोल्स हैं उसको आप देखो कि वहां पॉवर्टी रिडक्शन है, इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें एसडीजी गोल के साथ इसको लिंक कीजिए। लास्ट पार्ट ये है, ये यू विल बी सरप्राइज टू नो सिविल स्टेप हिमाचल ने इन गोल्स, क्योंकि हमने ये पॉलिसी 2016 में ही पढ़ ली थी, तो इन गोल्स के ऊपर ही हमने अपनी नींव रखी है हमेशा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट को कहती है कि अच्छा एक स्लम है, स्लम, या आप हिमाचल का एग्जांपल ले लो, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। हिमाचल में गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं बना रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, कहीं पे 200 रहते हैं, कहीं पे 500 रहते हैं, तो स्कैटर्ड पैटर्न है रूरल एरिया का। हिमाचल के अंदर हिली में ऐसा ही होता है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, या पूरा नॉर्थ ईस्ट है। वहां गवर्नमेंट अब घर घर जाके तो स्कूल नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट ने एक स्कूल बना दिया कि भाई देखा 12-15 विलेज है, उनके बीच में एक स्कूल बनाया, लेकिन वो स्कूल भी हर विलेज से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, बच्चा पैदल चल के जाता है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने अपने बचपन में देखा है कि पैदल चल के बड़ा दूर स्कूल जा रहे हैं। तो अभी भी एजुकेशन उतनी एक्सेसिबल नहीं है। या आप बोलो कि आपने एजुकेशन फ्री कर दी, जैसे चंडीगढ़ का एग्जांपल लो, एजुकेशन सरकारी स्कूल में आपने फ्री कर दी। अब उस फ्री की एजुकेशन को लेने के लिए एक बच्चा स्लम से उठ के आ रहा है, उसके घर से स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे, वो कैसे आएगा? उसके माँ बाप के पास हमारी तरह कार नहीं है, ड्राइवर नहीं है कि छोड़ के आ जाएगा। उसके माँ बाप एक डेली वेज अर्नर है, वो अपनी दिहाड़ी पे जाएंगे कि बच्चे को स्कूल लाने और ले जाने के लिए कहेंगे। तो एक्सेसिबल फ्री कर दिया आपने, एक्सेसिबल नहीं करी एजुकेशन। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ी बात है। तभी तो डिजिटलाइजेशन, हम लोगों ने यहां से क्या सीखा कि हम क्यों हिमाचल में डिजिटलाइज है, लाइव नहीं कर रहे, ये सेशन भी रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का भी इशू है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अपना, ताकि आप तक पहुंच पाए, आप एजुकेशन तक पहुंच पाए। ठीक है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि इस पॉलिसी के द्वारा जो मैंने बोला था कि इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ को हम लोग जाएंगे। तो एजुकेशन, जैसे हमने अपनी फी कम क्यों रखी है, क्योंकि अगर फी ज्यादा रखते हैं, 1-1 लाख कोचिंग की फीस होती है। मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 1 लाख फीस। हम चंडीगढ़ में आना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 5 लाख, 1 लाख फीस, 1-2 साल का रहना, 5 लाख हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास है, क्या वो कभी तैयारी ही ना करे? क्या जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बीपीएल है, वो तैयारी ही ना करे? तो इक्विटी नहीं लेकर आई समाज में, तो सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी रुक गई है। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसलिए फी कम रखी है। फिर आप देखोगे अफोर्डेबिलिटी इसी के साथ लिंक होता चला जाता है। क्वालिटी, कि ऐसा सरकारी स्कूल में क्या होगा, फ्री है लेकिन क्वालिटी नहीं है, वहां पे बच्चा जाके आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं पढ़ सकता।
हम लोगों ने सरकारी स्कूल से पढ़ा, हमें पता है कितने बुरे हाल है। तो मींस फ्री भी कर दी, अफोर्डेबल भी कर दी, लेकिन फिर भी क्वालिटी तो दी नहीं। मैं स्कूल जा भी रहा हूं और वो ना जाने के बराबर है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे से तो compete ही नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश ही नहीं बोल सकता। ठीक है, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं, मेरा नॉलेज बेस अच्छा नहीं, मेरा एक्सपोजर अच्छा नहीं है, तो मैं compete ही नहीं कर सकता बच्चों से। तो मींस कि अगर आप ये सारी चीजें फ्री भी दे दोगे और क्वालिटी नहीं दोगे तो बेकार है सब कुछ। इसलिए हमने सिविल स्टेप के बारे में भी यहाँ कनेक्ट करते हुए बताऊंगा कि इन सारे ही पहलू पे हमने 2016 ऑनवर्ड काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो इस तरह से इस पॉलिसी की बहुत आवश्यकता थी। आपको फीचर्स पता ही है पॉलिसी के। वोकेशनल ट्रेनिंग है कि हम लोगों को बीए करवा दी। अब जिन बच्चों ने बीए करी उनको पता है बीए करके कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि बीए स्किल सेट नहीं है। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस वगैरह पढ़ लिया, एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, इंडस्ट्री आपको कैसे इस्तेमाल करे, कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल का मतलब है स्किल सेट जनरेट करो। आप कारपेंट्री सिखाओ, 4 पैसे कमाएगा, प्लम्बरी सिखाओ, पेंटर बनाओ, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स है। इससे व्यक्ति का स्किल सेट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल ठीक करना सिखा दो, आजकल इतना ज्यादा काम है चीज का, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ावा दो। जो गांधीयन थॉट से भी ये सारी चीजें लिंक है। रॉट लर्निंग की तरफ हमारा, अब देखो आप लोग रिलेट करो, जैसे आपका प्रीलिम्स आता है 2 महीने आप पूरी जान लगा देते हो, फिर मस्त ठंडे पड़ जाते हो, जैसे आजकल हो गए कि आजकल आप देखोगे जिन जिन का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया वो मेहनत करें, बाकी लोग ये नहीं सोचे यार फेल हो गए चलो फिर से मेहनत करें, बस आराम से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रिलैक्स करेंगे, सर्दियों तक, उसके बाद एकदम से अच्छा नोटिफिकेशन आ गया, चलो फिर से प्रीलिम्स तैयार करें। मेंस तो फिर भी तैयार नहीं किया। तो मींस हम बार बार उसी गलती को करते हैं। क्यों कर रहे हैं? साइकोलॉजी समझो कि आपको आदत है स्कूलिंग के अंदर ऐसा करने की। आपको पता है एक ना सेमेस्टर एग्जाम होगा, एक हाफ ईयरली होगा, एक ईयरली होगा। तो हमारा जब जब एग्जाम होगा हमें 1 महीना पढ़ के 90% लाना कौन सी बड़ी बात है आज की डेट में। ठीक है, तो 1 महीने में 90% आते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है वो रट्टे की तरफ है कि रटा नंबर ले आए। हमारे इंटरनल असेसमेंट अगर बोला जाता है चलो डिबेट करके दिखाओ, आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो आप जो है स्पोर्ट्स में 5 नंबर मिलेंगे, क्लास एक्टिविटीज में 5 नंबर मिलेंगे, क्रिएटिविटी के 5 नंबर है। इस प्रकार से हर लेवल पे असेसमेंट होगी, तब जाके 100 नंबर माने जाएंगे। ठीक है, तो हमें हर फील्ड में एक्सेल करना है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ी, एक्सपोजर भी बढ़ा, क्रिएटिविटी भी बढ़ी, स्किल सेट भी बढ़ा। तो पूरे साल लर्निंग होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब तो ये है। एजुकेशन का मतलब हिंदुस्तान में जैसा बना रखा है कि रट्टा मार के नंबर लाओ, वो नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे सिविल सर्विसेज में, मान लो कि सीट 18 ही है, जितनी मेहनत करोगे 18 ही निकलेंगे ना, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा थोड़ी है। अगर आप देखोगे, जो हम तो देख ही रहे, सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी नॉन सिलेक्टेड को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी है कि किसी की किस्मत अच्छी वो सिलेक्ट हो जाएगा बस। अब क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ने के ऊपर जोर ही नहीं दिया, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं हमारे अंदर, तो वो किसी के भी अंदर नहीं है। जिन 4, 5, 10 बच्चों में कंसिस्टेंसी है उनकी रैंक आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे को एजुकेशन सिस्टम से स्लोली ये सिखाया गया है कि आदमी को कंसिस्टेंट तो होना ही नहीं होता। ऑलराइट, तो उसके ऊपर काम किया हुआ है। अब देखो, जो मैंने बोला था मल्टी डिसिप्लिनरी बैरियर उठा दी गए, ह्यूमैनिटीज और साइंस मिक्स किया। जिसको मिक्स सब्जेक्ट पढ़ने, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है लेकिन मेरे को लगता है यार सोशियोलॉजी बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया। ठीक है, रिप्लेस 10+2 मॉडल, 10वीं से 12वीं जो होता है 10+2 मॉडल, उसको रिप्लेस किया। इसमें प्री नर्सरी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ऐसे ही जोड़ा। हमने देखा जो हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो तो 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है। आप स्कूल में 5 साल की उम्र में डालते हो, तो बच्चे के जो बचपन के स्कूल ईयर्स हैं वो तो घर पे ही खराब हो गए, एक्सपोजर ही नहीं मिला। केवल घर पे कौन होता है? पिताजी ऑफिस चले जाते हैं, माताजी घर पे है, आजकल मदर भी वर्किंग है, तो ग्रैंड पेरेंट उसको एंगेज तो करते हैं, उसके कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ना तो फूड वाइज हम सोच रहे हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं जिससे इसका ब्रेन अच्छा डेवलप हो। दूसरा, इसकी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, लर्निंग ब्रेन सबसे, न्यूरॉन सबसे ज्यादा एक्टिव है 3 से 6 में। उनको क्या ऐसा सिखा दें कि लाइफ लॉन्ग इसका करियर बन जाए या इसकी लाइफ बन जाए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो मींस इसमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, इसलिए 5+3+3+4 का मॉडल है। ऑलराइट, तो इसका मॉडलिंग डिफरेंट है। अच्छा जी, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राइट टू एजुकेशन के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है, तो आप देखिए इसके अंदर हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन में हमने सोचा था हर व्यक्ति एजुकेटेड इंडिया के अंदर होना चाहिए, लिटरेसी बढ़ाओ। तो लिटरेसी बढ़ाने के लिए हमने देखा कि इसमें टारगेट रखा कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 100% बच्चों को उठा के लाओ, जैसे मर्जी लाओ, स्कूलिंग सिस्टम के अंदर लाओ, फॉर्मलाइज्ड एजुकेटेड करो उनको। 2030 का हमने टारगेट रखा, जो अभी तक हम कहते हैं लिटरेसी हमारे वहां मात्र 75% है।
ठीक है, तो कम है लिटरेसी, तो इसको बढ़ाएंगे कैसे कि आपने अफोर्डेबल बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ, लोगों तक पहुंचो, क्वालिटी दो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि उनको थोड़ा सा गणित करना आ गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी इज कंसिडर्ड एज अ गुड साइन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से उनको ग्रूम करेंगे हम। ठीक है, नर्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में क्या था कि पहले 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए थी, लेकिन इसमें 6 से नीचे वर्ष 3 से ही शुरू हो जाता है। तो नर्सरी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड गियर जो मैंने आपको बताया है कॉग्निटिव ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट है जो इसको राइट टू एजुकेशन के साथ, राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चा देश के अंदर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो पढ़े देश के अंदर। तभी तो हम डेमोक्रेसी, सोशल प्रिएम्बल में क्यों लिखा है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। समाज में जब तक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं का होगा वो इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन में आप बोलोगे इंडिया बहुत बड़ा नेशन है, डाइवर्स नेशन है, अकेली गवर्नमेंट क्या क्या कर ले, सरकारी स्कूल कितने खोले। तो सिविल सोसाइटी, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को सिविल सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए, एनजीओ खोलो, जो मर्जी करो, और एजुकेशन को स्प्रेड करो, रूरल एरिया, स्लम एरिया में एजुकेशन को दो, क्वालिटी की एजुकेशन की तरफ कंट्रीब्यूट सबका योगदान होना चाहिए। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास पैसा है, एक्सपोजर है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पैसे, वो एक्सपोजर और इस सबको, अपने ज्ञान को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन तक ये ज्ञान और नॉलेज आज तक नहीं पहुंच पाई है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूजन ड्रॉ करो, और आपका कंक्लूजन गवर्नमेंट के लिए नहीं होता कि सरकार करे सरकार करे। आज तक हम हिंदुस्तानियों की अप्रोच बहुत खराब है, हम अपना तो कुछ नहीं करना, पहले ऑफिसर को गाली देते रहेंगे, फिर एक दिन खुद ऑफिसर बन जाएंगे, फिर पता चलेगा यार सरकार के लिए काम करना तो कितना मुश्किल होता है, कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, सारा काम सरकार कर ही नहीं सकती, ना फाइनेंशियल रिसोर्स है, ना ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केवल सरकारें हमने ही बनाई है, हमसे ही है, तो हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन सरकार बनाना। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ऐसे के लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करके चाहिए। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।